किसी भी देश की इकोनॉमी इकोनॉमी जो होती है, वो जिस तरीके से हम एक बॉडी आपकी सेहत कैसी है, वो आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, उसकी यार्डस्टिक पे पता करते हैं कि आपकी शुगर है कि नहीं है, कोलेस्टेरॉल है कि नहीं है। एक इकोनॉमी को जाँचने के पैरामीटर क्या हैं? किसी भी देश के इकोनॉमिक पैरामीटर क्या होने चाहिए कि अगर आपको एक लेमैन को समझना है कि हमारे देश की इकोनॉमिक हालात कैसे हैं, तो उस वो पैरामीटर्स क्या हैं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया शुरुआत की कि अ, अगर एक पेशेंट की तरह एक देश की इकोनॉमी को ट्रीट किया जाए, हुँ, तो उसमें बीमारी है या हेल्थ है, इस चीज़ के वो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? तो मैं आपको ऐसे 3-4 पैरामीटर्स बताता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर है, उस देश में जनरल इन्फ्लेशन रेट क्या है? महँगाई दर क्या है? और महँगाई दर का मतलब ये नहीं है कि आज की महँगाई दर क्या है? महँगाई दर का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स वो महँगाई दर क्या रही है? अगर वो महँगाई दर 2, 3, 4% की रेंज में है हुँ, और इतनी ही रेंज में वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल रहती है, तो वो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप में बहुत अच्छी हेल्दी इकोनॉमी कही जाएगी। बट अगर उस देश के अंदर इन्फ्लेशन रेट 6%, 8%, 10%, 12% है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10, 15, 20 साल के रहता है, तो समझ लीजिए कि वो देश लो इनकम कंट्री होएगा या मिडिल इनकम कंट्री होएगा। वो कभी भी हाई इनकम कंट्री नहीं बन सकता, क्योंकि जिस पैसे में वो कमा रहे हैं, उस पैसे की ताकत ही हर साल घटती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि उस देश के अंदर ग्रोथ आम आदमी की हो ही नहीं सकती, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ ही नहीं सकती, उसकी परचेजिंग पावर हर साल घटती जाएगी। सो पहला है इन्फ्लेशन रेट ओवर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये है पहला उसका पल्स चेक। हुँ, ओके। दूसरा, उस देश के अंदर आप उधार कितना ले रहे हो, कर्जा कितना चढ़ा रहे हो। अगर आप बजट की डेफिनेशन में देखें तो फिस्कल डेफिसिट उस देश का अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, जीरो है, क्या है। अगर आप हिंदुस्तान को ध्यान से इसकी बजट को देखो, तो पिछले लगभग 60-70 सालों से हर साल एक होती है हमारी इनकम, जो टैक्स रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। तो जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर है उसमें हर साल घाटा रहता है। हुँ, तो जो घाटा है वो कैसे पूरा करते हैं? वो सरकार लोन लेती है जनता से। हुँ, जैसे ये सेविंग स्कीम्स होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये किसान विकास पत्र हैं। ये सारा का सारा जनता का पैसा है, जनता से उधार ले रही है सरकार हुँ, और उसके ऊपर आपको ब्याज दे रही है। तो शुरू-शुरू में तो इतना चुभता नहीं है, बट अब उधार लेते, लेते, लेते 60-70 साल हो गए हैं, तो अब सरकार का कर्जा इतना ज़्यादा हो गया है कि वो सरकार टोटल जीडीपी, हिंदुस्तान का जो टोटल जीडीपी है, वो लगभग इस समय $4 ट्रिलियन के आसपास है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, मोटा-मोटा 4 ट्रिलियन के आसपास है। इसका 85% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का डेट है, कर्जा। 85% यानी कि 4 ट्रिलियन का अगर 85% लगाओ, वो खर्चा है। तो वो लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर का, ट्रिलियन, हुँ, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, का कर्जा है। अब वो कर्जे के ऊपर आपको किस्तें देनी पड़ती हैं, ब्याज देना पड़ता है।
हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना टैक्स रेवेन्यू होता है उसका 42%, 42% सिर्फ इन किस्तों में जाता किस्तों है। में जाता है। आप सोचिए कि अगर आपने 10,000 रुपया कमाया और 4200 रुपया आपने आपका पुराने कर्जे की किस्तों में डाल दिया तो आपकी जेब में 5800 आया, 5800 आया। तो ये अगर एक सरकार को घर मान लिया जाए तो इस घर के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है कि इसके टैक्स रेवेन्यू का 42% तो किस्तों में जा रहा है, और वो भी सिर्फ ब्याज, प्रिंसिपल नहीं, मूल अभी भी खड़ा है। तो ये है दूसरा पैरामीटर, फिस्कल डेफिसिट, और वहां का डेट लेवल क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा। तीसरा वो है उस देश की प्रोडक्शन के अंदर और कंजम्पशन के अंदर क्या पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है। हालांकि इसके और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पर अगर मोटा मोटा मैं लगाऊं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हैं कि इंपोर्ट ज्यादा है। हिंदुस्तान को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है पिछले 30 सालों में, पर जितनी तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ा है उससे कई उससे ज्यादा। ज्यादा तेजी से इंपोर्ट बढ़ा है। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो अगर आप डेफिसिट कैलकुलेट करो तो आज की तारीख में $150 बिलियन का एनुअल ट्रेड डेफिसिट है। आज से 30 साल पहले ये डेफिसिट होता था लगभग $5 बिलियन, आज हो गया है $150 बिलियन। अगर एक देश लगातार 2-4 साल तो कोई टेंशन नहीं होती, पर अगर 30 साल 40 साल लगातार ट्रेड डेफिसिट में रहेगा तो वो डेफिसिट कैसे पूरा करेगा? वो ग्लोबल लेवल पर लोन लेगा या अपनी करेंसी डीवैल्यू करेगा। तो ये तीसरा पल्स चेक कि आपके देश के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस क्या है। और चौथा और आखिरी, आप ये कैलकुलेट करिए कि आपके देश में जो काम करने लायक जनता है, जो मैं अगर देखूं तो 16 साल से लेकर 65 साल, जब लोग इकोनॉमिक लाइफ में एक्टिव हो जाते हैं, हालांकि बालिग होने की एज तो 18 है, बट लोग 16 साल की उम्र से कोई ना कोई काम धंधा चाहे इंटर्नशिप के लेवल पर शुरू कर दें वो, तो 16 से लेकर 65 साल की जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है, ओके, उसका कितने परसेंट लोग वाकई काम कर रहे हैं, जिनके पास जॉब है, ये आप कैलकुलेट करो। 1991 में इस पॉपुलेशन, इस वर्कफोर्स पॉपुलेशन के 60% लोगों के पास रोजगार था। ओके, आज 16 से लेकर 65 की जो पॉपुलेशन है उसके 40 से भी कम परसेंट लोगों के पास रोजगार है, यानी कि नेट रोजगार कमाने वाली पॉपुलेशन की परसेंटेज 20% कम हो गई है। तो ये चार चीजें, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट, ये चार चीजें किसी इकोनॉमी का पल्स चेक होती है।